हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आप जैसे देख पा रहे होगे कि आजकल भारत में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया देखेंगे, ये टीवी चैनल्स देखेंगे, तो उसमें मैक्सिमम डिबेट किसके ऊपर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्या ये कोई नया कानून बनाने की बात हो रही है, या ये भारत में पहले से है, या इसका संविधान में किसी तरह का कोई मेंशन है हमें दिया हुआ? तो ये इन सभी बातों के ऊपर हम इसमें बात करेंगे, और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सबसे पहले क्या है समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें, तो इसमें हम देख पाते हैं कि जो इसकी जड़ें हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जड़ें कोई ये नया कानून नहीं है। इसकी जड़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? इसकी जड़ें हमें कॉलोनियल रूल्स इन इंडिया से देखने को मिलती है। यानी कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन था, उस समय के दौरान से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहीं ना कहीं बात करते आए हैं। But the British enacted various personal law such as Hindu law, Muslim law and other based on religious customs and traditions। यानी कि जो भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उस दौरान उन्होंने अलग अलग तरह के कानूनों की व्यवस्था की, जिसमें कि ज़्यादातर जो कानून थे वो किससे संबंधित थे या किससे प्रेरित थे? वो ज़्यादातर धार्मिक व्यवस्था से या यहाँ के जो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उससे से प्रेरित थे, जिसमें कि हमारे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ प्रमुख है। उसके बाद अगर हम देखें, तो आफ्टर इंडिया ने जब आज़ादी ली 1947 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे जो, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो उन्होंने इसको देखा कि भाई यूनिफॉर्मिटी कानून की होनी ज़रूरी है। यानी कि हम ये नहीं, इस तरह से नहीं किसी भी कानून को बना सकते कि हिंदू के लिए अलग कानून हो, मुस्लिम के लिए अलग कानून हो, ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी का ही पार्ट हमारे पास क्या आता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमें कानून बनाए हैं या रूल्स हैं या कोई ऑर्डिनेंस है, तो वो सभी की चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इसका आज की डेट में जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है? तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की इसकी बात करें, सो करेंटली इंडिया डज नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इंस्टेड, पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस गवर्न मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंसेस एंड अडॉप्शंस फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़। यानी कि हमारे जो आज के समय में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंसेस है या अडॉप्शंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, ठीक है, तो ये आज की डेट में भी कहीं ना कहीं हमारे किससे पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, Hindus are governed by Hindu personal laws, Muslim are by Muslim personal laws and so on। यानी कि अदर कोई जो कानून है या अदर कोई कम्युनिटी है, उनके अपने पर्सनल लॉज है। दिस डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू पर्सनल लॉज हैज़ बीन अ सब्जेक्ट of debate and discussions in India at the present time. This is all about the present status of the Uniform Civil Code. Then we will move further that what is the future outcome। अगर मान लो कि हम इस डिबेट्स को करते हैं, तो इससे हमें फ्यूचर आउटकम्स क्या मिलेंगे? द फ्यूचर आउटकम्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम भारत में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं या इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके फायदे या नुकसान क्या होने वाले हैं? सो इंडिया रिमेन्स अनसर्टेन एंड सब्जेक्ट टू वेरियस सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स। Proponents argues that UCC, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, would promote gender equality, social justice and national integration by treating all citizens equally regardless of their religious affiliations। यानी कि अब इसमें जो हमारे पास स्कॉलर्स है, ठीक है, जो सोसाइटी की एक बेहतर समझ रखते हैं, ठीक है, और या कोई डिफरेंट फील्ड से जो स्कॉलर्स है या रिसर्चर्स है या अदर पर्सन्स है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू कर देते हैं, तो इससे एक तो हमारे पास जेंडर इक्वलिटीज़ आ जाएगी, दूसरा इससे सोशल जस्टिस मिलेगा, सामाजिक न्याय बन सकता है, तीसरा जो राष्ट्रीय एकीकरण है, नेशनल इंटीग्रेशन है, वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इसको ट्रेस आउट
कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ओपोनेंट एक्सप्रेस्ड, इसके विपरीत हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको सपोर्टर ही नहीं है, इसके ओपोनेंट्स भी है, एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट प्रिजर्विंग religious freedoms, cultural diversity, and potentials for imposing majoritarian views. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉ रिलेटेड टू द यूसीसी। अगर देखिए किसी कानून को हमने लागू करना है तो इससे संबंधित क्या हमारे पास पहले से कोई कानून व्यवस्था है या इसमें संविधान में किसी तरह का कोई प्रावधान किया गया है, तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है, लॉज रिलेटेड टू द यूसीसी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूसीसी हैज़ नॉट बीन एनेक्टेड एज द स्टैंड अलोन। However, certain legislation and court judgments have influenced the legal landscapes and discussion around the Uniform Civil Codes. Some of these are as follow. The Special Marriage Act 1954. This legislation allows couples of different religions, caste, and communities to register their marriage and provides for a common frameworks for marriage and divorce। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो हमारे पास एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है मैरिज के लिए, दैट इज़ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके माध्यम से किसी भी तरह धर्म के या कास्ट के या कम्युनिटी के व्यक्ति अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही साथ वो डिवोर्स या मैरिज से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दिस लॉ गवर्न हिंदू मैरिज एंड लेज डाउन प्रोविजन फॉर कंडीशंस ऑफ मैरिज, डिवोर्स या मेंटेनेंस एंड चाइल्ड कस्टडी। इस कानून में महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है और वो महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी है कि इसमें शादी की जितनी भी कंडीशंस है उसके ऊपर बात की गई है, डिवोर्स की कंडीशन के बारे में बात की गई है और मेंटेनेंस एंड चाइल्ड कस्टडी, यानी कि जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, इफ़ कपल गॉट डिवोर्स्ड तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, माता के पास जाएगी या पिता के पास जाएगी। तो इन सभी नियम और कानून की जो व्यवस्था है वो हमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही हम जब तीसरे एक्ट है जो कानून है संबंधित है यूसीसी से, तो उसमें आता है हमारे पास द मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको हम शरीयत के नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन एक्ट 1937। दिस लॉ रेगुलेट द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज इन मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस, सिमिलर काइंड्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज द रेजोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। दिस एक्ट प्रोवाइड्स grounds for the dissolution of Muslim marriage and procedure for obtaining a divorce. Then further is कोर्ट जजमेंट। कोर्ट जजमेंट क्या बोलती है इसमें, कोर्ट जजमेंट में कि वेरियस कोर्ट जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव इंटरप्रेटेड एंड शेप्ड पर्सनल लॉ। These judgments have been often significant in addressing gender inequalities and promoting social justice। यानी कि जितनी भी हमारे अभी तक की कोर्ट्स की जजमेंट आई है, वेरियस जजमेंट आई है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हमेशा से पर्सनल लॉ को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है और साथ ही साथ इसमें जेंडर इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ जितनी भी है उसको रिमूव करना, साथ ही साथ सामाजिक जो न्याय है उसको प्रमोट करना महत्वपूर्ण रहता है। It is important to note that above mentioned laws and judgments are just a few examples. And there are several other legislations and legal principles that intersect with personal laws in India. So, in conclusion, the Uniform Civil Codes in Indian context remains a topic of the debates and discussion। ठीक है, अभी तक इसको हम पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं कर सके, किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को, क्यों कि अभी तक ये पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कस नहीं हो चुका। वेरियस हमारे पास कानून बने हैं या हम कोर्ट्स की जजमेंट्स आई है कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोर्ट्स या यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज होनी ज़रूरी है, बट अभी तक ये काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशन का मैटर बना हुआ है। सो वाइल इंडिया डज नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव यूसीसी एट प्रेजेंट, there are various legislation and the court judgments that have influenced the legal landscapes concerning personal laws. The futures
outcomes of implementing the UCC in India is uncertain and depend on several socio-political factors. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत रहेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।